और न्यूज एट 6 में बात सबसे पहले बिहार के लाल की, जो बेंगलुरु में अपने काम से कमाल किए हुए हैं। हम बात कर रहे हैं बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह की, जो बिहार के बांका के पकरिया गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने हाल ही में न सिर्फ बेंगलुरु में हुए 7 करोड़ की डकैती के मामले का खुलासा करने में कामयाबी हासिल की, बल्कि कोरोना काल में बेंगलुरु में रहने वाले बिहार के लोगों की भी काफी मदद की थी। पहले हम बात करते हैं 7 करोड़ की डकैती कांड की, जिसका खुलासा बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह उसको लेकर एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल बेंगलुरु पुलिस ने 60 घंटे में 7 करोड़ 11 लाख की हाई प्रोफाइल कैश वन डकैती के 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। इस डकैती की योजना को 3 महीने पहले बनाया गया था, जिसमें 15 दिनों तक दिन रात रूट की खुफिया रेकी की गई थी। डकैतों ने आरबीआई अधिकारियों का रूप धरकर कैश वैन लूटा था। बेंगलुरु पुलिस ने कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह की अगुवाई में देश के सबसे हाईटेक रॉबरी कांड का खुलासा करते हुए वारदात को 60 घंटे के अंदर ही 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 5 करोड़ 76 लाख रुपए भी बरामद कर लिए हैं। ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम देने पर पुलिस आयुक्त सीमांत कुमार सिंह ने बेंगलुरु पुलिस टीम को 5 लाख नकद इनाम भी दिया है। तो बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह मूल रूप से बिहार के बांका के रहने वाले हैं। बांका के शंभूगंज प्रखंड के पकरिया गांव में उनका निवास है, वहां के रहने वाले हैं। सीमांत कुमार सिंह अभी तक बेंगलुरु ट्रैफिक ईस्ट के डीसीपी, मैंगलोर के पुलिस कमिश्नर और सीमा सुरक्षा बल के में डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर काम कर चुके हैं। एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी में भी रहते हुए सीमांत कुमार सिंह ने करप्शन के खिलाफ जमकर कार्रवाई की थी। आईपीएस सीमांत कुमार सिंह कोरोना में लोगों के लिए संकट मोचन बने थे। उन्होंने बिहार के लोगों की खूब मदद की थी, जिसकी जमकर सराहना की गई थी। उनकी टीम ने 1 लाख से ज्यादा मजदूरों को उनके घर वापस भिजवाया था। इनमें प्रवासी मजदूर अधिक थे। सीमांत कुमार सिंह को अच्छी पुलिस सेवा के लिए 2014 में राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया गया था। सीमांत कुमार सिंह सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। तो बिहार के लाल और बेंगलुरु पुलिस के पुलिस कमिश्नर सीमांत कुमार सिंह आज जी मीडिया से सीधे जुड़ रहे हैं। उनका रुख करेंगे और उनसे सीधा सवाल भी करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया पर। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, जो हाई प्रोफाइल कैश लूट कांड हुई थी, उसको लेकर किस तरह से 60 घंटे के अंदर ही उसका खुलासा आप लोगों ने, आपकी पुलिस ने किया आपके नेतृत्व में? तो सीमांत कुमार सिंह जी से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। उनसे संपर्क टूट गया है और उनसे सीधा सवाल भी करेंगे और जो तमाम उनकी उपलब्धियां रही हैं उसको लेकर बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बिहार के लाल किस तरह से साउथ में, दक्षिण भारत में जाकर कमाल कर रहे हैं और एक अलग पहचान उन्होंने अपनी बना रखी है, न सिर्फ अपने पुलिसिया कार्रवाई के लिए, बल्कि कोरोना काल में वो मानवता के मिसाल भी बने हैं। और हमारे साथ सीमांत कुमार सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, ये जो हाई प्रोफाइल कैश लूट कांड का खुलासा हुआ, वो भी 60 घंटे के भीतर, आखिर कैसे पुलिस वहां तक पहुंची? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही हाई प्रोफाइल केस थी, जैसा आपने बताया। और इस केस को हमारे पुलिस टीम, जो कि टोटल हम ऑफिसर्स और हमारे हर एक सीनियर, जूनियर और लोअर लेवल के स्टाफ सब मिला के करीब 200 लोगों को हमने इसमें लगाया था। और ये 11 स्पेशल टीम बनी हुई थी, जो कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और गोवा, इन सारे राज्यों में
कंटिन्यूस वो सर्चेस कर रही थी, रेड्स कर रही थी हमारे टेक्निकल इसके आधार पे, बेसिस के आधार पे, और हमें लास्ट में सफलता मिली है और हमने 3 जो मेन आरोपी हैं उनको गिरफ़्तार किया है। 5,76,00,000 रुपए भी बरामद की है और बाकी जो लोग हैं उनके बारे में हमें जानकारी मिल गई है। जल्द से जल्द उनको भी हम अरेस्ट करेंगे। सर, अगर बात करें, आप बिहार से बिलोंग करते हैं, बिहार के बांका के रहने वाले हैं और बिहार से सीधे दक्षिण भारत, कर्नाटका, बेंगलुरु में जो है आप पुलिस की बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं एक अधिकारी के तौर पर। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि बिहार से जाकर साउथ में इतनी बड़ी जिम्मेदारी को किस तरह से आप अंजाम देते हैं और कितना चैलेंजिंग होता है? नहीं, देखिए, ऐसे मैं इंडियन पुलिस सर्विस से हूँ और आईपीएस सर्विस में हमें एक कैडर दिया जाता है। इस कैडर में किसी भी स्टेट में हमें अलॉट कर दिया जाता है और एक सिस्टम है, उसके अनुसार कैडर अलॉटमेंट होता है। तो उस कैडर अलॉटमेंट के जो ये सिस्टम है उसमें मुझे कर्नाटका कैडर मिला है। तो मैं गत 30 साल से कर्नाटका में अपने योगदान दे रहा हूँ और ये लास्ट 5 महीने से मैं पुलिस कमिश्नर हूँ कि मैं यहाँ पे तैनात हूँ बेंगलोर सिटी में। तो ये जवाबदारी वाली पोस्ट है, चाहे वो बिहार में हो चाहे कर्नाटक में हो, पुलिस का काम एक ही है। तो हमें काम करने में अच्छा लगता है, एक नए माहौल में, और एक चैलेंज भी रहता है, उस चैलेंज को मैं पूरा करता हूँ। सर, चूँकि आप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के कई प्रवासी मजदूर हैं और बिहार के कई लोग भी हैं जो साउथ में रहते हैं, दक्षिण भारत में रहते हैं, खासकर बेंगलुरु में अगर बात करें। और जब कोरोना काल था, जब पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक ऐसे संकट से जूझ रही थी जिसमें कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे, बिहार के कई मजदूरों का अगर हम जिक्र करें तो उस वक्त आपका नाम काफ़ी चर्चा में आया था जब आपने वहां से मजदूरों को उनको एक घर पहुंचने में सुरक्षित तरीके से मदद की थी। तो एक उस वक्त का एक्सपीरियंस हम चाहेंगे कि आप हमसे साझा करें सर। जी, वो जब भी वो इसकी मुझे याद आती है तो सच में ये बहुत ही दर्दनाक स्थिति उस समय थी। केवल बेंगलोर में नहीं, सब जगह, पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में और पूरे मतलब वर्ल्ड में आप कहिए तो। मेरा इस पर्टिकुलर काम में क्या हुआ कि मेरा जो मोबाइल नंबर था, मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर, वो किसी कारण से कुछ लोगों को मैंने मदद की थी शुरुआती तौर पे। वो मोबाइल नंबर जो है वायरल हो गया बिहार में, झारखंड में, उड़ीसा, बंगाल, उन सब जगहों में वायरल। वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर में किसी ने लिख दिया कि आप इस नंबर को कांटेक्ट करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता था कि ये किसका नंबर है, उनको लगता था कि ये हेल्पलाइन नंबर है। क्योंकि मैं हिंदी में बात कर लेता था और लोकल भाषा में भी उधर जो जहाँ से आते थे मैं संपर्क करने में मुझे सहूलियत थी, मैं बात कर लेता था। तो लोग ये समझते थे कि ये हेल्पलाइन नंबर है। और मैं कि पुलिस में उस समय था, मतलब एक आईजी के तौर पे तैनात था, मैं इंस्पेक्टर जनरल पुलिस था मैं, और मेरे जो सहयोगी और मित्र थे, हम लोग सब कोई मिल के एक सिस्टम हमने अपनाया कि जो भी अगर पूछता है खाने के लिए तो उसको हमने हेल्प किया। हम ये खाना बनवा के उनको नहीं दे सकते थे, तो राशन जो है वो ड्राई राशन देते थे। और ये ड्राई राशन जो है ये क्राउड फंडिंग के थ्रू हमने जमा किया, जिसमें हमने किसी से भी कैश नहीं ली जी। जो भी सामान है वो एक उसके तौर पे हमने लिया। तो ये पूरा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज़्म था। और इसी तहत मैंने जिसने भी मुझे फ़ोन किया, करीब मोर देन 10,000 से ऊपर कॉल मुझे उस दौरान आई थी, चाहे तो ट्रेन के लिए हेल्प करने के लिए या खाने के लिए। तो मैं हेल्प करता गया और इसी दौरान एक से एक बढ़ता गया वो। तो थोड़ा मोबाइल नंबर वायरल होने के चलते मुझे हेल्प करने का एक मौका मिला था। सर, एक चीज़ और कहा जाता है आपके बारे में कि आप बहुत सख्त ऑफिसर हैं, लेकिन ये भी कहा जाता है कि आम लोगों के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं, और शायद यही वजह है कि आम लोगों से आप काफ़ी जुड़े भी कोरोना काल में। और बिहार के लोगों की ख़ास मदद भी आपने की, क्योंकि बेंगलुरु से बिहार आना कोई आम बात नहीं थी, वहाँ लोगों को कई तरह की चीज़ें। तो उस वक्त एक बात ये भी कही गई थी कि क्राउड फंडिंग के जरिए, जैसा कि आपने जिक्र किया, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तक आपने मुहैया करवाई थी। तो किस तरह से ये तमाम चीज़ें संभव हो पाई थी, क्योंकि उस वक्त बड़े बड़े सरकारी संस्थानों ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। जी, आप वो ठीक कह रहे हैं कि उस समय दिक्कत थी, पैसे की भी दिक्कत थी, और उससे भी ज़्यादा पैसे से ज़्यादा
कहाँ से लेना, क्या लेना है। तो हमारे कुछ जो फर्स्ट फेज़ में हमें जिन्होंने खाने के बाद में हेल्प किया था, वो सब डोनर्स हमें नेक्स्ट फेज़ में मशीन्स खरीद के देने लगे थे। तो मशीन्स जो ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। और यहाँ तक कि मैं बिहार भी कुछ कंसनट्रेटर्स भेजा था, खास के बांका ज़िले में मैंने भेजा। और बेंगलोर में, कर्नाटका में, हर एक तरफ सब जगह मिला के करीब 200 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हम सप्लाई कर सकते थे, जबकि उस समय कंसनट्रेटर्स मिलना ही बहुत मुश्किल था। तो ये हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करते थे। इसमें हम कुछ नहीं परचेज़ करते थे, ये सारे हमारे डोनर्स 1 to 1 परचेज़ करके हमें मुहैया कराते थे। और हमें उनको इसी में खुशी थी कि जहाँ हम भेज रहे हैं वहाँ पे यूज़ हो रहा है। तो हमने एक टारगेट लिया था कि हर एक हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें विलेज लेवल पे जो है ना, जो जहाँ तक मतलब जितने लोअर स्तर तक जा सकते हैं वहाँ के हॉस्पिटल में इसको हमने पहुँचवाया था। तो ये एक सिलसिला हो गया था, ये एक अनूठा मतलब एक्सपीरियंस था जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। सर, आप कई पोस्ट पर रहे, डीसीपी की बात हो, डीआईजी की बात हो, केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रहे, और ये कहा जाता है कि उडुपी वगैरह में नक्सल संगठनों से भी आपने काफ़ी सख्ती से निपटी। सबसे चैलेंजिंग पोस्ट आपके लिए कौन सी रही? नहीं, पुलिस में तो कोई भी पोस्ट है वो चैलेंजिंग ही रहता है, और ये समय समय पे चेंज होता रहता है। कोई ऐसा नहीं होता है कि आप वहाँ जाए किसी जगह पोस्टेड है और वहीं पे कुछ चैलेंज। ये जैसे इसी बात जिसके लिए आज हम चर्चा कर रहे हैं कि 7 करोड़ का एक बहुत बड़ी डकैती हो गई, ये भी हमारे लिए चैलेंज थी। तो हर समय पुलिस में कुछ ना कुछ चैलेंज आते रहता है। बट हाँ, जो आपने पूछा कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा, मैं मैंगलोर एक जो कोस्टल टाउन है वहाँ का मैं सुब्रनो पुलिस भी रहा हूँ उस ज़िले का जी। और वहाँ पे जब 10 साल के बाद कमिश्नरेट सिस्टम स्टार्ट किया गया था, पुलिस कमिश्नर का सिस्टम, तो पहला पुलिस कमिश्नर भी वहीं मैं बना था। ये क्षेत्र जो है ये बहुत ही डेवलप्ड क्षेत्र है, बट उतना ही कम्युनल डिस्टर्बेंस के लिए बहुत फेमस है। तो वहाँ पे सरकार ने मुझे जवाबदारी दी थी, तो उस जवाबदारी के तहत ऑल्दो काम करना बड़ा कष्ट था। वहाँ पे बहुत ही सेंसिटिव एरिया है वो, बट मुझे काफ़ी वहाँ पे लोगों का सहयोग मिला, और मैं एक तरह का जो है फोर्स के थ्रू ना करके लोगों का दिल जीत के मैंने कोशिश की लोगों की दिल जीतने की, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो। तो मैं करीब 6.5 साल उस एरिया में मैं काम किया हूँ। तो मुझे वो जो मेरा टेन्योर है, चाहे सुब्रनो पुलिस का, चाहे पुलिस कमिश्नर का, अलग अलग 10 साल के अंतराल में, वो मेरे जीवन मतलब मेरे प्रोफेशनल कैरियर में एक बहुत ही सेटिस्फाइंग एक पीरियड कह सकते हैं। सर, इसी से जुड़ा सवाल ये है कि क्राउड मैनेजमेंट का माहिर आपको कहा जाता है, और जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बहुत सुलझे हुए तरीके से क्राउड मैनेजमेंट का काम, भीड़ नियंत्रण का काम आपने किया। तो किस तरह से ये सब संभव हो पाता है? और मैं ये चाहूँगा कि सर, जो और पुलिस अधिकारी हैं उनको भी आप कुछ सलाह देना चाहेंगे कि किस तरह से बहुत ही स्मार्टली इस चीज़ को हैंडल किया जा सके। हेलो जी सर, आवाज़ आ रही है? जी हाँ जी, ऐसा है कि ये तो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, बट बेसिक्स जो है हमारे हर एक कोई आईपीएस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग के दौरान सिखाया जाता है। क्राउड मैनेजमेंट का एक बहुत ही विस्तृत एक हमारा कोर्स रहता है, बट इसमें सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि पुलिस जो डिपार्टमेंट है, ये एक इसमें टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा 80 से ज़्यादा परसेंटेज जो है इसमें स्टाफ हमारे रहते हैं, जो लोअर स्टाफ। तो लोअर स्टाफ का अगर हम उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ करें कि क्या काम है आपका, हम अमूमन गलती कहाँ हमारे ऑफिसर्स कर रहे हैं सॉरी, कि ब्रीफिंग जो क्या काम है उनको करना क्या है, जो बहुत बड़ी अगर क्राउड कंट्रोल की अगर हम एग्जांपल अगर हम ले तो उसमें करना क्या होता है ये हम बता नहीं सकते हमारे जूनियर्स को ठीक से। वहाँ पे हम चूक कर रहे हैं। अगर हम पहले क्राउड को स्टडी करें कि किस तरह की क्राउड है, वो क्या वायलेंट क्राउड है या सुलझित मतलब शांत क्राउड है, या किसी और त्यौहार के लिए है, या किसी एजिटेशन के लिए है, किस संदर्भ में वो क्राउड जमा हुई वहाँ पे, वो बहुत ज़रूरी है उसको समझना। उसी तरह से हमारे फोर्स को समझाना कि आपका यहाँ पे काम क्या है। तो वहीं पे चूक हो जाती है, हम बता नहीं पाते हैं काम क्या है, और फिर हम
उनको गलत तरीके से फिर हमें डील करना पड़ता है। तो ये तो एक छोटे से तरीके से मैंने समझाया, बट हाँ, क्राउड कंट्रोल एक अपने आप में बहुत बड़ा एक टॉपिक है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है, बट अगर हम अपने सब्जेक्ट को हम ठीक से समझ लिए कि क्यों इस जगह हम खड़े हैं, हमारा काम क्या है और हमें कितना करना है। आमूमन गलती होती है कि पुलिस जो डिप्लॉयड रहती है वो एक तो उसे पता नहीं है कि क्या काम करना है वहाँ, दूसरा अपना काम छोड़ के वो दूसरा काम करती है जी। तीसरा वो दूसरे जब एन मौके पे, जब सही मौके पे उन्हें काम करना है उसके पहले उनको डिप्लॉय कर देते हैं, तो समय बर्बाद हो जाता है। कुछ ये सब छोटी चीज़ मैं अभी बता सकता हूँ, टाइम कम है जी जी। वरना क्राउड कंट्रोल अपने आप में एक बहुत है। और मुझे इस चीज़ के मैं काफ़ी ज़्यादा मैं खुद रिसर्च करता रहता हूँ, एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ, और मेरे टीम वर्क के चलते मुझे हर हमेशा सफलता मिली है। मैं सारा श्रेय अपने टीम को देता हूँ, मैं अकेले कुछ नहीं करता हूँ, सारी टीम मिलकर करते हैं, तो हर हमेशा सक्सेस। जी जी सर, एक और सवाल ये है कि बताइए। स्मार्ट पुलिसिंग को लेकर आपने काफ़ी कुछ काम किया है और कहा गया है कि पुलिसिंग में किस तरीके से टेक्नोलॉजी को, तकनीक को बढ़ावा दिया जाए। भविष्य की अगर बात करें तो किस तरीके से स्मार्ट पुलिसिंग को और बेहतर बनाया जा सकता है? जी, ये तो पूरे इंडिया में, हर पूरे वर्ल्ड में ये एक चेंजेस आ रही हैं, आपको पता ही है। साइबर क्राइम हो, सोशल मीडिया का प्रकोप हो, या किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी हो, ये बहुत ही ज़रूरी है हमें समय समय से अपने सिस्टम में बदलाव लाने का। जितना जल्दी हम हम बदलाव लाएं उतना अच्छा हमारे लिए है। उससे क्या होता है कि हमारे मैन पावर पे दबाव कम पड़ता है, हमारी परफॉर्मेंस बहुत फास्ट हो जाती है, हम किसी चीज़ को जल्दी से समझ लेते हैं, उस पर कार्य कर सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी है, उसको जितने जल्दी से जल्दी हम अपनाएं, और इसमें खास के बेंगलोर में हमें ये बड़ा अच्छा एक अनुभव यहाँ मिलता है कि आईटी सेक्टर बहुत ही यहाँ पे आगे है। तो हमारी जो बेंगलोर सिटी पुलिस है, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ का जो हमारा इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर है और ट्रैफिक मैनेजमेंट सेंटर है, ये पूरे इंडिया में अपने आप में एक मतलब एग्जाम्पल है। और लोग यहाँ आके हमारे मॉडल को स्टडी करके जाते हैं। ये मैंने नहीं बनाया है, पहले से हमारे सीनियर्स ने बनाया है। उसको हर कमिश्नर, हर ऑफिसर जो आ रहा है उसको इम्प्रूव कर रहा है, जिसके बदौलत हम यहाँ के ट्रैफिक को या हमारी जो क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर है उसको हम कंट्रोल करते हैं। तो इससे हर पुलिस को इससे सीख मिलनी चाहिए। कहीं कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या हो सकती है, बट आने वाले दिन में अगर हम टेक्नोलॉजी को नहीं अपनाएंगे तो स्मार्ट पुलिसिंग कर नहीं पाएंगे। सर, चूंकि आप बेंगलुरु में, और जैसा कि आपने जिक्र किया कि वहाँ पर बेंगलुरु को आईटी सिटी के नाम से जाना ही जाता है, लेकिन आप रहने वाले बिहार के हैं, तो बिहार में आप स्मार्ट पुलिसिंग को अभी कहाँ देखते हैं? कितना डिफरेंस है और किस तरह के चैलेंजेस बिहार पुलिस के लिए हैं सर? नहीं, बिहार भी देखिए, मेरी समझ है, मेरे बैचमेट्स हैं वहाँ पे, और वहाँ हम लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं। वहाँ बिहार पुलिस की भी टीम यहाँ आते रहती है स्टडी करने के लिए। कुछ मामले में बिहार पुलिस में क्राइम वर्क बहुत ही अच्छा है। मैं काफ़ी क्राइम वर्क इन द सेंस कि कोई भी क्राइम को काफ़ी डीप जाके वो डिटेक्ट करते हैं। तो ये ऐसा है कि हर पुलिस का कुछ ना कुछ मेरिट्स, डिमेरिट्स होता है, कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होता है। तो मेरे ख्याल से अगर मिलजुल के हम लोग काम करें, हमारे यहाँ कुछ अच्छा है तो आप कॉपी कर लें, आपके यहाँ कुछ अच्छा है तो हम कॉपी कर लें। बिहार में फ़िलहाल एक वहाँ जो नेतृत्व है, हमारे डीजी साहब हैं बिहार में, उनसे मेरी इंटरेक्शन होते रहती है। बैचमेट मेरे काफ़ी हैं वहाँ पे, वो मॉडरेशन और ट्रैफिक वगैरह सब देखते रहते हैं। इम्प्रूव कर रहे हैं वो लोग, थोड़ा टाइम लगेगा, बट हाँ, चूँकि आजकल हर चीज़ इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है, और लोग आना जाना, मिलना, इंटरेक्शन काफ़ी रहता है, और जितने भी मॉडर्नाइजेशन की स्कीम्स हैं वो पूरे इंडिया में फैल रही हैं, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा भी। तो हो सकता है अभी थोड़ा सा हमारे कर्नाटका स्टेट से थोड़ा पीछे है, बट आने वाले दिन में वहाँ भी इम्प्रूवमेंट का मुझे एक स्कोप दिख रहा है। सर, अक्सर देखा जाता है कि कई ऑपरेशंस में पहले भी आप और अब भी खुद उतरते हैं, तो ये वक्त की मांग होती है या आपके ये नेतृत्व शैली का एक तरह से कह लें कि एक एड ऑन है कि हम खुद उतरेंगे, खुद ऑपरेशंस को लीड करेंगे, ताकि हमारे साथ जो टीम काम कर रही है उसको हौसला मिले? देखिए, पुलिसिंग क्या है, 24/7 का काम है। अगर मैं सोचूं कि नहीं
मैं कभी एक पर्टिकुलर एक समय में जाके ही काम करके आ जाऊंगा, ये नहीं हो पाएगा। तो सिचुएशन जैसे जैसे बनती है, सिचुएशन को समझना, सिचुएशन को समझाना अपने जूनियर्स को, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं बार बार अपने जो भी अफसर मेरे साथ काम करने आते हैं जूनियर्स, मैं उनको यही बोलता हूँ कि रात 2 बजे भी तुम्हें कुछ काम अगर आपको ज़रूरत पड़ गया कहीं जाना तो आप ज़रूर जाइए। आपको सरकार के द्वारा गाड़ी दी गई है, फैसिलिटी दी गई है, सिक्योरिटी दी गई है। आप ये मत वेट कीजिए कि सुबह जाएंगे सुबह समझेंगे। समय बहुत इम्पोर्टेंट है और हर एक आदमी को मिलजुल के काम अगर करेंगे तो ये आसान हो जाएगा, क्योंकि हर का एक्सपीरियंस एक अलग रहता है, तजुर्बा अलग रहता है जी। अगर मैं 30 साल मुझे पुलिस में हो गई है तो मेरे से भी सीनियर हमारे डीजी साहब हैं, उनको हो सकता है 35 साल एक्सपीरियंस है, तो उनको मेरे से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रहेगा। तो अगर हम मिलजुल के किसी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो जल्दी भी सॉल्व होगा और पब्लिक में हमारी क्रेडिट और हमारी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाएगी। सर, एक आखिरी सवाल आपसे कि बिहार के कई लोग जो हैं वो बेंगलुरु में जी। रहते हैं, नौकरी करते हैं, अपने परिवार के साथ रहते जी। हैं और एक जी। मन में थोड़ा बहुत जी। लोगों के डर होता है कि हम अपने बिहार से हजारों किलोमीटर दूर आकर काम करते हैं, तो एक डर होता है। क्या लोगों को डरने की ज़रूरत है बेंगलुरु में? और क्या कहना चाहेंगे उन बिहार के लोगों को जो नहीं, अपने घरों से दूर रहकर वहाँ पर काम कर रहे हैं? किस तरीके से पुलिस उनके साथ है? नहीं, बेंगलोर तो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है। यहाँ बिहारी नहीं, बाकी सारे राज्यों से यहाँ लोग रह रहे हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी खूबी है बेंगलोर की कि यहाँ वेदर बड़ा अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, काम करने का बहुत अच्छा माहौल रहता है। कभी छोटा मोटा समस्या, छोटी मोटी समस्या हर जगह आती है, बेंगलोर में भी आती है, बट बिहारी नहीं, सब लोग यहाँ पर, हमारी पुलिस खास के सिटी पुलिस जो है, ये हम वेल ट्रेंड हैं हर तरह के क्राइम्स और हर तरह के लोग से डील करने के। आपको जान के खुशी होगी कि हमने यहाँ पे एरिया वाइज, स्टेट वाइज इस तरह से भी नोडल ऑफिस बना रखा है, ताकि कुछ समस्या हो तो हमको तुरंत उसको डील कर लें। तो वैसी कोई यहाँ समस्या नहीं आई है। और इसीलिए यही कारण है कि मेरे जो स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से काफ़ी बिहार के लोग यहाँ रह रहे हैं। अभी पिछले बार ये भी छठ पूजा हुआ था, तो छठ पूजा में इतने लोग ने मुझे इनवाइट किया कि मैं हर जगह जा ही नहीं पाया। तो चाहे छठ पूजा हो, चाहे दशहरा का हो, चाहे दिवाली का हो, हर या किसी भी पर्व या त्यौहार या कहीं, तो काफ़ी बिहार के लोग मुझे दिखते हैं, मिलते हैं मुझसे। कभी किसी ने ये नहीं बताया कि मुझे यहाँ समस्या है, और मैं उनको एश्योर कर सकता हूँ सिटी पुलिस की तरफ से एज ए पुलिस कमिश्नर बेंगलोर कि यहाँ पे कोई समस्या नहीं है। लोग चाहे वो बिजनेस, चाहे पढ़ाई, चाहे नौकरी, चाहे किसी भी तरह से आराम से यहाँ रहते हैं जैसे मैं रह रहा हूँ। चलिए सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। और आप बिहार के लाल हैं और जाहिर सी बात है कि आज जो बातचीत हमने आपसे की है उससे बेंगलुरु में रहने वाले बिहार के लोग ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के जो लोग रहते हैं वो एक तरह से बिना डर के रह सकेंगे। और जिस तरीके से आपने बिल्कुल एक अलग छवि बनाई खासकर कोविड-19 के वक्त में, वो भी लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। और आज की जो जनरेशन जो सिविल सर्विसेज में जाने के लिए सोचती है उसके लिए भी आप एक इंस्पिरेशन है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो खबरें लगातार जारी है, आप हमारे साथ बने रहिए।